हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जांगीड़ आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है बहुपद। तो आज से हम सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पॉलिनोमियल। तो बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि चर क्या होता है, अचर क्या है, समीकरण क्या है। तब जाकर हम बहुपद के ऊपर बात करेंगे। तो चर और अचर के बारे में जानना हमें ज़रूरी है। तो नॉर्मली आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में, कि चर और अचर क्या होते हैं। हम पहले चर और अचर के बारे में जान लें। एक होता है बेटा चर और एक होता है अचर। तो चर और अचर क्या है? चर तो वे राशियां होती है बेटा जिनके मान क्या हो, निश्चित नहीं होते, मतलब जो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जिनकी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिनके मान हमें ज्ञात करना पड़े, मतलब वे राशियां जिनके मान ज्ञात करना हो, ज्ञात करना होता है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ, जब हम कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलता है बेटा, एक्स वाई जेड, ऐसे आदि, ऐसे और भी आ सकते हैं बेटा। और जबकि अचर क्या होता है बेटा, वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? निश्चित होते हैं। जैसे अपन कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे काउंटिंग ले ले, 2 3, जैसे 7 1 0 1 आदि। मतलब यहाँ क्या है कि एक्स वाई जेड के तो हमें मान ज्ञात करने पड़ते हैं, जबकि 2 3 7 1 0 1 ये जो है बेटे क्या होते हैं, इनके मान निश्चित है, मतलब ये कभी भी नहीं बदलेंगे, दो को दो ही कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, समीकरण के ऊपर निर्भर करेगा कि समीकरण हमारा कैसा दिया गया है। उसके हिसाब से कौन चेंज हो जाएंगे बेटा, एक्स वाई जेड के मान निकल जाएंगे। तो बेटा हमने दो चीजें ध्यान रखनी है, एक होता है चर और दूसरा अचर। चर को इंग्लिश में बेटा वेरिएबल कहते हैं, जबकि अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा हमें एक शब्द पता होना चाहिए, समीकरण। तो समीकरण क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। तो समीकरण क्या होते हैं वो देखिए बेटा आप। तो समीकरण, देखिए परिभाषा लिखिए, इसकी तरह से लिख सकते हैं, चर तथा अचर, ये जो दोनों है, चर और अचर मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट, के मध्य संबंध, के मध्य संबंध, मतलब चर और अचर के मध्य क्या होता है, एक संबंध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, समीकरण कहते हैं, इक्वेशन। अब संबंध कैसे होता है बेटा, अब ये जो संबंध है वो किसी का भी हो सकता है, योग का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, घटाने का, गुणा का हो सकता है, भाग का हो सकता है। तो जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, तो उदाहरण लिख सकते हैं बेटा इसमें। तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक अचर ले लिया 2, इसको गुणा कर दिया x से, +3y बराबर 7। तो मैंने ये लिखा, इसमें देखो बेटा, ये 2 कौन है, ये है अचर, x कौन है, चर, ये कौन है बेटा, अचर, ये y कौन है, चर, और 7 कौन है बेटा, एक अचर। तो पूरा जो गेम है बेटा किस पर टिका है, समीकरण के लिए चर और अचर पर है। तो चर और अचर के मध्य संबंध है बेटा, और संबंध देखो कैसे, यहाँ चर और अचर के मध्य गुणा का संबंध है, यहाँ पर भी गुणा का संबंध है, और फिर इन दोनों के मध्य भी किसका संबंध है बेटा, योग का। और बेटा साथ में क्या आ रहा है बेटा, बराबर, और ये बराबर का चिन्ह आना जरूरी है बेटा इसमें।
तो ये हो गया समीकरण। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा, हमारे जो चैप्टर का नाम है बहुपद, उसके बारे में जानते हैं। अब एक होता है बेटा कौन, बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। मतलब नाम से ही क्लियर है। तो हम इसमें बेटा इसमें ये देख सकते हैं कि बहुपद क्या है। तो इसके टुकड़े करके देखो, एक लिखा है बेटा बहु और दूसरा पद। बहु का मतलब होता है अनेक। बहु का मतलब क्या होता है बेटा, अनेक। और पद तो आप जानते ही हैं। मतलब मैं उदाहरण से समझाना चाहूं तो ऐसे कह सकता हूं, जैसे मैंने यही समीकरण लिख लिया, 2x + 3y बराबर 7, यही लिख लिया। अब इसमें देखो बेटा, एक पद तो हो गया कौन सा, ये कौन है बेटा, एक पद है। और एक पद हो गया ये, सही, एक पद ये रहा। ठीक। अब क्या करें बेटा, जो पद है ना, इनका निर्धारण तो होता है किससे, प्लस माइनस से। पदों का निर्धारण किससे करना होता है, प्लस माइनस से। ठीक है। और मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो +7 है बेटा, इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा -7 बराबर 0। या फिर 0 रहने ही दो, सिर्फ इतना ही लिख लो। तो एक पद कौन हो गया बेटा, ये हो गया। तो इसमें 3 पद है हमारे पास। कितने पद है, 3। जब हमारे पास बहुत सारे पद होते हैं मतलब अनेक पद हो, तो हम उसे एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो बेटा, बहुत सारे पद हो, तो उन्हें कहते हैं बहुपद। ठीक है। अब जैसे एक दो उदाहरण और लिख सकते हैं। उदाहरण में ये कह सकते हैं, जैसे 5x + 7। ठीक। इसमें भी कितने पद है बेटा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, 2 पद है इसमें भी। ठीक। और भी उदाहरण है बेटा, जो आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे हम और आगे बढ़े बेटा, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसमें देखो, सबसे पहले हमने चर पढ़ा। तो चर क्या होता है बेटा, वे राशियां जिनके मान क्या हो, ज्ञात करना पड़े। जैसे XYZ की तरह लिखते हैं बेटा, समीकरणों में XYZ दिखाई देंगे, या फिर ABCD कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है। अचर क्या होता है बेटा, जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे 2, 3, 7, मतलब कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है। और जबकि समीकरण क्या है बेटा, तो समीकरण चर और अचर के मध्य क्या होता है बेटा, संबंध होता है। अब चर और अचर के मध्य जो संबंध होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, गुणा भाग जोड़, मतलब गुणा भाग हो गया, बराबर का निशान आ गया बेटा, ये सभी संबंध उसमें हो सकते हैं। बहुपद में क्या होता है कि जिसमें एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो बेटा, बहुत सारे पद होते हैं। अब पदों का निर्धारण किससे करना होता है बेटा, प्लस माइनस से करते हैं। ठीक। अब हमने इसमें 2 उदाहरण लिख लिए। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, बहुपद तो पढ़ लिया। अब हमने 9th क्लास में कुछ पढ़ा था कि बहुपद की घात पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ा था बेटा, बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो डिग्री है, कैसे पता करें कि बहुपद की घात क्या होगी, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, बहुपद में बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। चर में, सॉरी, बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होगी उसी को क्या कहेंगे बेटा, बहुपद की घात। अब जैसे उदाहरण समझो आप, तो उदाहरण में ऐसे कह दे, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 5x² + 3x + 7। तो यहाँ पहली बात तो डिसाइड कर लो बेटा, चर कौन है, चर कौन है यहाँ, x। ठीक है। अब चर की अधिकतम घात कितनी है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बेटा, चर की अधिकतम घात, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ तो चर है ही नहीं, इसका मतलब चर की अधिकतम घात, यहाँ तो बेटा 0 है, चर की घात कितनी है, यहाँ चर की घात कितनी है बेटा, कुछ नहीं, तो पावर 1 होती है। और यहाँ कितनी है बेटा, 2। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। कितनी है बेटा, तो चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है बेटा, बहुपद की
घात, मतलब चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात। और यहाँ बहुपद की घात कितनी आ गई, 2। और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मतलब ये एमसीक्यू में आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे एक एग्जाम्पल ये लिख दे, 5z² माइनस 3 प्लस 7z³ ऐसे लिख दे। तब तुम क्या बताओगे बेटा, बहुपद की घात कितनी होगी इसमें? पहले ये देख लो कि चर कौन है बेटा, चर है z। और z की अधिकतम घात कितनी है, इधर तो 2 है और इधर 3, तो बड़ा कौन है बेटा, 3 बटा है। तो बहुपद की घात कितनी, 3 हो जाएगी। ऐसे एक और उदाहरण ले तो, जैसे हमने लिखा x² प्लस 4x प्लस 4, इसमें कितनी हो जाएगी बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कितनी है बेटा इसमें, पहले तो देख लो चर कौन है, x। अब x की घात यहाँ तो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2। बहुपद की घात कितनी हो गई। एक उदाहरण और ले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x प्लस 4। अब x प्लस 4 में चर की अधिकतम घात कितनी है बेटा, 1 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो गई। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा जाता है किसमें, या तो एमसीक्यू में पूछ लेता है या फिर 1 नंबर के अति लघुत्मक क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन से पूछ लेता है। ठीक है, एक बार इसको राइट डाउन करो। हाँ जी स्टूडेंट, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद की घात के बाद जब हम पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे बेटा हम बहुपद के प्रकार। तो बहुपद जो है बेटा कई सारे प्रकार के होते हैं, ठीक। तो उनमें कुछ स्पेशल होते हैं, 3-4 क्या होते हैं बेटा स्पेशल। जैसे हम सबसे पहले बात करें बहुपद के प्रकार में, तो हम रेखिक बहुपद पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद क्या होता है, रेखिक का मतलब इस बहुपद से एक रेखा मिलने वाली है बेटा। क्या मिलने वाली है, रेखा। अब रेखा के लिए हमें क्या चाहिए, 2 ही बिंदु चाहिए होते हैं वैसे भी एक रेखा बनाने के लिए। लेकिन हम यहाँ देखो बेटा कैसे पहचान करेंगे कि रेखिक बहुपद होगा या नहीं। तो हम पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं इसको। हम ये कह सकते हैं, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो बेटा, 1। अधिकतम घात मतलब 1 से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि 1 से कम होनी चाहिए, 1 तो होनी ही चाहिए। अब जैसे मैं उदाहरण लिखूं इसका, तो उदाहरण ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस 4, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसमें देखो बेटा चर की घात कितनी है, तो इसमें चर कौन है, x है, और x की घात कितनी, 1। तो चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक उदाहरण ये लिख दे, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसे लिखा। इसमें चर की घात कितनी है बेटा, तो इसमें चर है x और x की अधिकतम घात है 2। तो यहां देखो, तो हम ये जानते हैं कि जब चर की अधिकतम घात 1 हो, तो अब उनसे कहते हैं बेटा क्या, रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं, ये तो कौन है, रेखिक बहुपद है। लेकिन इसमें कितनी है चर की अधिकतम घात, 2। इसका मतलब ये क्या है बेटा, रेखिक बहुपद
नहीं है, रेखिक बहुपद नहीं है। तो हमने एक उदाहरण तो देख लिया कि रेखिक बहुपद का, और एक देख लिया कि रेखिक बहुपद है या नहीं। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा प्रकार देखें तो रेखिक बहुपद के बाद आता है कौन, द्विघात बहुपद। लेकिन इससे पहले हम इसका सामान्य वो देख सकते हैं बेटा, किस तरीके से इसको निरूपित करते हैं। तो इसका मानक समीकरण लिख लेते हैं पहले। क्या लिख लेते हैं? मानक समीकरण। मानक समीकरण मतलब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब किस तरीके से दर्शाया जाता है सामान्यतः। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको ax प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां a और b ये दोनों कौन है बेटा, अचर है। कौन है, मतलब कांस्टेंट है। a और b कौन है, कांस्टेंट। और x कौन है, यहाँ पर चर है। अब आप खुद देख सकते हैं बेटा, e की जगह जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या है, और x की जगह x आ गया, जैसे b की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। क्या बन गया बेटे, देखिए वो। जैसे एक उदाहरण और लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5y प्लस 6, या फिर -6 लिख दो। क्या लिख दो, तो x की जगह इस बार वेरिएबल कौन आ गया, y। a की जगह कौन आ गया, 5 है कि नहीं अचर, और b की जगह कौन आ गया, 6। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखें बेटा, और यहां जो है ना x का गुणांक कौन है, a कौन है, x का गुणांक। तो इसमें ये भी याद रखें बेटा, जो x का गुणांक मतलब जो चर का गुणांक होगा इसमें, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए, अगर a का मान 0 हो गया तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा। उस टाइम पर हमारे पास आएगा केवल और केवल b। अब b तो रेखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर ही नहीं है, और उसकी पावर 1 तो होगी ही नहीं फिर। इसलिए ये कहते हैं कि a की पावर सॉरी a का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। दूसरी बात इसमें यह याद रखो, इसका मानक समीकरण क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक समीकरण भी याद रखो, क्योंकि बेटा एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण जो होता है बेटा, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां ये a b और c जो है, a b c, ये तो है बेटा अचर, मतलब इनकी जगह कोई ना कोई संख्या लिखी हुई आएगी। और जबकि ये जो x है, ये कौन है बेटा, चर। और इसमें भी वही बात याद रखनी है, x² का गुणांक कौन, a। x² का गुणांक कौन, a। x का गुणांक कौन, b। और c तो बेटा किसी भी चर के साथ नहीं आता। अब यहां याद रखें एक बात और, कि a जो है ना बेटा, इसमें कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए, अगर a का मान 0 हुआ तो ये वाला पद ही पूरा हट जाएगा, क्योंकि x² 0 से गुणा होगा, और उस टाइम पर ये वाला पूरा पद यहां से हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, bx प्लस c बचेगा। और bx प्लस c जो होता है वो किस टाइप का हो जाएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक, और ये कौन है बेटा, रेखिक बहुपद है। इसका मतलब अगर a का मान 0 हुआ तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये कौन हो जाएगा, bx प्लस c, मतलब रेखिक बहुपद। बस इसमें इतना याद रखो बेटा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, c का मान 0 हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस a का मान 0 नहीं हो, और यहां पर भी a का मान 0 नहीं हो।
अब जैसे उदाहरण लिखें, तो मैं ऐसे लिख दूं 5x² प्लस 8x प्लस 3। तो इसमें कितना हो गया? देखो x की पावर कितनी है बेटा? अधिकतम 2 है, इधर x की पावर 1, तो चर की घात कितनी है यहाँ पर? 2 है। इसका मतलब ये कौन है बेटा? द्विघात बहुपद है। ये कौन है? यह है द्विघात बहुपद है। एक उदाहरण और लिखें, मैं ऐसे लिख दूं 5x³ प्लस 7x²। अब ये क्या द्विघात बहुपद है क्या? तो यहां देख रहे हैं बेटा कि x की घात कितनी आ रही है? 3। तो और हमें जरूरत कितने की थी? 2 की। इसका मतलब यह द्विघात बहुपद नहीं है, यह द्विघात बहुपद नहीं। ठीक बेटा, तो हमने दो टाइप पढ़ लिए। पहला रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो बेटा? 1 हो। उदाहरण देख सकते हैं, मानक समीकरण याद रखें बेटा, ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है। कैसा होता है? ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी तो क्या होते हैं बेटा? अचर होते हैं, एक्स चर होता है, ए कौन होता है? एक्स का गुणांक होता है, और ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जबकि द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो, और रेखिक में चर की घात कितनी हो? 1 हो। ठीक, मानक समीकरण याद रखोगे तो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b और c तो होते हैं बेटा कांस्टेंट, मतलब अचर, x होता है चर, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और जो अकेला आ रहा है वो, देखो x² कॉफिशिएंट कौन है बेटा? a, गुणांक जो है a है, x का गुणांक कौन है? b, और सिंगल जो आ रहा है वो c। जहां याद ये रखना है कि x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो समीकरण है देखो बेटा, इसमें देखो ये तो द्विघात है और ये द्विघात नहीं है। तो एक बार इसे राइट डाउन करो। हाँ जी, अब हमने रेखिक बहुपद पढ़ लिया, द्विघात बहुपद पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। तो तीसरा जो टाइप है वो कौन है? त्रिघात बहुपद। तो वैसे ही जैसे हमने रेखिक और द्विघात पढ़ा, वैसे इसकी परिभाषा बन जाएगी। रेखिक में घात कितनी थी चर की? 1। द्विघात में घात कितनी थी? 2। और त्रिघात में घात कितनी हो जाएगी बेटा? 3। क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो। ठीक है, चर की घात कितनी हो? 3 हो। अब ऐसे ही जैसे उन दोनों में मानक समीकरण लिखा था, ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं मानक समीकरण। सही, तो मानक समीकरण ऐसे लिख दें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सही, तो हम यहां बता सकते हैं बेटा a b c और d, ये चारों कौन है? ये चारों हैं अचर। ये चारों कौन है? अचर। और ये x कौन है? चर। तो हम यहां ये भी बता सकते हैं x³ का गुणांक कौन? a, x² का गुणांक कौन है बेटा? b, x का गुणांक c, और जो अकेला आ रहा है अब यहां कौन हो गया बेटा? वो d हो गया है। ठीक है क्या? अब जैसे उदाहरण लिखना चाहें, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12। ए की जगह मैंने लिख दिया 5, बी की जगह 4, सी की जगह 8 और डी की जगह 12। तो ये अचर हुए। x² का गुणांक कौन है? 5, सॉरी x³ का गुणांक कौन है? 5, x² गुणांक 4, x का गुणांक 8, और अकेला कौन आ रहा है बेटा? 12। तो ये क्या बन गया बेटा? ये एक त्रिघात बहुपद है। यह है
त्रिघात बहुपद है। कारण क्या है त्रिघात बहुपद होने का? क्योंकि चर की घात कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है। चर की घात कितनी आ रही है? 3। तो हमें यही देखना होता है, जब चर की घात 3 आ जाए इसका मतलब वो क्या है? त्रिघात बहुपद। अब ऐसे ही आगे और भी बहुपद बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही पढ़ने प्रकारों में, क्योंकि चतुर्थघात बहुपद आएगा तो क्या लिखोगे? इसमें चर की घात कितनी हो? 4 हो। ऐसे 5 घात कहा जाए तो पंचघात बहुपद भी कह सकते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो हम उनको सामान्यतः क्या कह देते हैं? बहुपद ही कह देते हैं। ठीक है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनता है वो सुनिए। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे वो देखिए आप। हमें जो पढ़ना है ना, अब यहां से दो चीजें पढ़नी है। एक एक्सरसाइज है 2.1 और एक एक्सरसाइज है 2.2। तो इसमें जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात, मतलब कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक होंगे हमें ये पता करना है। कौन से शून्यक होंगे ये हमें पता नहीं करना है, यहाँ पर केवल ये बताना है कि उसके सॉल्यूशन कितने आएंगे। जबकि 2.2 में ऐसा नहीं पढ़ना। 2.2 में ऐसे पढ़ना है कि शून्यक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? शून्यक ज्ञात करें। यहां तो हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है और यहां हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है क्या? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 2.1 स्टार्ट करते हैं, 2.2 को बाद। और ये भी याद रखें इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है केवल और केवल द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। बाकी रेखिक बहुपद हो त्रिघात बहुपद हो किसी के बारे में नहीं पढ़ना, केवल और केवल द्विघात बहुपद पढ़ना है। और किसके शून्य ज्ञात करने हैं? हमें केवल द्विघात बहुपद के शून्य हमें ज्ञात करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.1 को, जिसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करने। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब कि उसके कितने शून्यक होंगे ये हमें देखना है। तो एक्सरसाइज 2.1 के लिए देख रहे, यहां लिख लो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो एक नोट लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक नोट लिखते हैं। नोट में कह सकते हैं किसी बहुपद में चर की जितनी अधिकतम घात होती है, जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। मतलब चर की जितनी अधिकतम घात उतने ही उस समीकरण के क्या पाए जाएंगे? शून्यक पाए जाएंगे। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि चर की अधिकतम घात उतने ही क्या? शून्यकों की संख्या। तो मैं लिख सकता हूं अर्थात, अर्थात क्या कह सकते हैं? अधिक चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर होगी किसके? शून्यकों की संख्या के। शून्यकों की संख्या के। और यही चीज बराबर होती है किसके? इसी को क्या कहते हैं? बहुपद की घात भी कह सकते हैं। सही है। इसका मतलब 3 चीजें। तुम तो सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दो कि चर की अधिकतम घात क्या है। अगर चर की अधिकतम घात के बारे में पता है तब हम क्या कह सकते हैं? शून्यकों की संख्या भी बता सकते हैं, बहुपद की
घात भी बता सकते हैं। अब उदाहरण देखें, जैसे तुम्हें कहा, उदाहरण में लिख दिया, क्वेश्चन ऐसे आया, जैसे प्रश्न लिख दे, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी, तो कितनी होगी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या। अब तुमने पढ़ रखा है कि द्विघात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसका मतलब इसी तरीके का दिखाई देगा, और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आने वाली है, 2। जब चर की अधिकतम घात 2 आएगी तो शून्यकों की संख्या भी कितनी, 2। तो यहाँ हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 2। बहुपद की घात पूछ लेता तब भी हम कितनी कहते, वही 2 कहते। जैसे एक उदाहरण और देखते, एक उदाहरण और ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो 5x³ + 7x² + 8x + 13, ये लिखा, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या मतलब कितने सॉल्यूशन आएंगे, जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x के कितने मान आएंगे वो हमें बताना है। तो वो मान कैसे निकलते हैं वो तो पढ़ेंगे 2.2 में, लेकिन कितने आएंगे ये तो हम यहाँ बता सकते हैं। कैसे, जो चर की अधिकतम घात होगी वही उसके शून्यक होंगे, मतलब उतने ही शून्यक होंगे सॉरी। तो इसमें कितने आ जाएंगे शून्यकों की संख्या, 3, क्योंकि शून्य कितने, सॉरी चर की घात कितनी है इसमें, 3 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण और ले, मैंने लिखा 5x + 10, इसमें कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ चर कौन है, x की घात कितनी, 1, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी, 1। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी चर की अधिकतम घात होगी वही शून्यकों की संख्या होगी। या तो प्रश्न वो आपसे 1 नंबर में इस तरीके से पूछेगा, या फिर वो कुछ आपको ग्राफ बना कर देगा, कोई वक्र बना कर देगा, और उस वक्र में ये बताना है कि इसमें मतलब वक्र दिया है, इसका मतलब कोई ना कोई तो समीकरण होगा उसका, तभी तो वक्र बनेगा वो, तो उसकी कितने शून्यक होंगे ये हमें बताना है, उसमें भी शून्यकों की संख्या बतानी है। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं, पहले इसे लिखिए आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें हमें क्या दे रखा है, ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन दिए कि हम हमें ये बताना है शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा वो हमें बताना है। तो याद रखें बेटा, शून्यकों की संख्या पहचान करने का तरीका ये है कि ये जो वक्र बन रहा है ना, जैसे ब्लैक लाइन से जो बनाया हमने ये सब वक्र है, तो इसमें ये देखना है कि वक्र x अक्ष को कितनी बार कट करता है। जितनी बार ये x अक्ष को कट करेगा उतने ही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। मतलब जैसे ये वाली लाइन है, इसने x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी, 0। अगर जैसे मैं इसमें पूछूं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो इसने x अक्ष को कितनी बार काटा, यहां पर काटा है, तो 1 हो जाएगी, एक बार काटा है। यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी, इसने x अक्ष को कितनी बार काटा, ऐसे गया यहां कट कर दिया, इसके बाद यहाँ, इसके बाद आपको ये नहीं देखना कि y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार x अक्ष को काटता है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसने एक बार तो यहाँ कट किया और एक बार यहाँ, तो शून्यकों की संख्या होगी 2। ऐसे यहाँ पर भी निकाल सकते हैं शून्यकों की संख्या। तो इसने x अक्ष को देखो, पहले तो यहाँ कट किया, फिर जाकर यहाँ कट कर दिया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद
तो कितनी बार कट किया वो 4 बार, तो शून्य की संख्या 4। और इसमें शून्य की संख्या निकालनी है, शून्य की संख्या। तो यहाँ देखिए जब ये वक्र यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ जाकर कट कर दूसरे से घूमकर एक बार ही कट किया है, कितनी बार, केवल इसको एक्स अक्ष को स्पर्श करके चलेगी, और जो स्पर्श होता है वो केवल एक बिंदु पर होता है। इसका मतलब एक ही बार टच किया, 2 हो गया, और एक बार इसने यहाँ पर टच किया है, तो कितने बिंदु हो गए, 1 2 और 3। इसी वजह से इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जब भी हमें वक्र दे तब हम इस तरीके से बता सकते हैं, और समीकरण दे तो उसमें चर की अधिकतम घात देख के बता सकते हैं। तो भाई यही तरीके हैं, 2 तरीके जिनसे क्वेश्चन पूछ लेता है शून्यकों की संख्या की। तो हमारी 2.1 एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।